पूर्व केंद्रीय मंत्री असलम शेर खान से कैनन की टीम ने कई मुद्दों पर की चर्चा। शेर खान का कहना, मध्य प्रदेश में सरकार गिरने में कमलनाथ चीफ मिनिस्टर रहे फेलियर। कमलनाथ को हमेशा रहा एटीट्यूड। 2023 के चुनाव में दिखेगा एक नया प्रारूप। वर्तमान में शिवराज जी कर्जे उधार लेकर चला रहे हैं सरकार। मध्य प्रदेश का मुसलमान, आदिवासी और दलित समुदाय एक नए रूप में लेगा फैसला। जब फैसला होगा तो एक नई राजनीति का होगा उदय। किसान आंदोलन पर बोले असलम शेर, किसानों के साथ यह व्यवहार देखकर आता है रोना। मोदी जी किसानों से बेरहमी से आ रहे हैं पेश। यह रवैया भविष्य में पड़ेगा मोदी जी को भारी। राम मंदिर पर बोले असलम शेर, राम मंदिर बनाना मोदी सरकार के बाएं हाथ का है खेल। जब सरदार पटेल की मूर्ति पर 4000 करोड़ खर्च कर सकते हैं मोदी जी, राम मंदिर पर 2000 करोड़ भी खर्च कर रह सकते। इंदौर में बुजुर्गों के साथ हुई घटना को कहा गलत। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री असलम शेर रवान जी आज हमारे साथ में हैं। उनसे हम कई मुद्दों पे आज बात करेंगे कि आखिरकार, ख़ास तौर पे सबसे पहले कि आज सर मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हैं, तो सबसे पहले मध्य प्रदेश के मुद्दों को उठाते हुए बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश की बात। मध्य प्रदेश में आखिरकार 15 महीने की सत्ता रही, उसके बाद में 15 महीने की सत्ता के बाद सत्ता गिर गई। सबसे अगर देखा जाए, सबसे छोटा कारण और सबसे बड़ा कारण क्या रहा कांग्रेस में? मैं समझता हूँ सबसे बड़ा कारण जो रहा वो ये रहा कि कमलनाथ जी का एज ए चीफ मिनिस्टर फेल्योर। ये चीफ मिनिस्टर फेल्योर है। जो चीफ मिनिस्टर की पोजीशन है, चीफ मिनिस्टर की जो पोस्ट है, पोजीशन है, उसके अंदर जो तरीका होना चाहिए वो उनके उस तरीके से मैच नहीं करा। तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस वर्कर से लेके ज्योतिरादित्य सिंधिया तक नाराज। यानी ऐसा नहीं होता कि इतनी नाराज़गी पैदा हो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे आदमी जिनके 6 मंत्री कैबिनेट में हों, 22 MLA उनके साथ खड़े हों, वो अगर ये फील कर रहे थे कि हमारे साथ इंसाफ नहीं है या उनको वो महत्व नहीं मिल रहा है या उनकी वो जो इज्जत सम्मान नहीं है, तो सोचिए डाउन द लाइन क्या हाल हो। तो मैं समझता हूँ कि एक सिंपल कारण कमलनाथ जी का एज ए चीफ मिनिस्टर फेल्योर। सर, जैसे कि बात शुरुआत हुई थी, अंदरूनी बातें कहीं चल रही थी कि जब से सत्ता बनी है कई बातें मुद्दे निकले, लेकिन बात वहाँ से आगे बढ़ी कि मैं सड़क पे उतर जाऊँगा। कमलनाथ जी ने बोला हाँ उतर जाओ। तो बात इस तरीके से आगे बढ़ते गई और साथ ही आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो सत्ता के बाद में, सत्ता गिराने के बाद में जो मीडिया से चर्चा की या फिर बयान दिए, तो उन्होंने कहा था सड़क पे उतर जाओ और मैंने सरकार को सड़क पे ला दिया। अब जैसे आप मतलब आपकी बात से मेरी बात का जवाब आ गया कि भाई अल्टीमेटली वो इस लेवल पे नाराज़ हुए, इस लेवल पे हर्ट हुए कि उन्होंने सड़क पे उतरना मना समझे। और जैसे ये बात भी सामने आई कि कमलनाथ जी से जब किसी मीडिया ने बात करी कि साहब वो ये कह रहे हैं कि हम सड़क पे उतर जाएंगे मुद्दे लेकर, जो है ना कोई नौकरियों के बच्चों के बात थी, कोई एजुकेशन में, तो उन्होंने उसको बहुत ही मतलब जो जैसे मैंने कहा ना, चीफ मिनिस्टर ये बात नहीं कर सकता कि उनका जो सबसे वैल्यूबल कुलीग जो कंधे से कंधे लगा के जिसने सरकार बनाई हो, उसके लिए ऐसा बोल दिया जाए कि साहब सड़क पर उतरना है तो उतर जाए। बहुत हर्ट फीलिंग कर सकता है। हाँ, सर, किसानों को लेकर भी उन्होंने कहा था कि किसानों को जो कर्ज माफ़ी वो कर देंगे। उस बात से भी ज्योतिरादित्य सिंधिया काफ़ी नाराज़ थे क्योंकि उन्होंने कहा था 10 दिन में मैं कर्ज माफ़ी कर दूंगा, लेकिन वो कर्ज माफ़ी नहीं हुई। उसको लेकर भी एक मुद्दा यहाँ किसानों का भी रहा। मैं समझता हूँ किसानों का मुद्दा नहीं था, वो उनके एटीट्यूड का मुद्दा रहा कि जैसे विधायकों की ये नाराज़गी थी और कई विधायकों ने टेलीविज़न पे आप लोगों से बात करी और कहा कि वो मिलते ही नहीं थे, और मिलते थे तो खड़े खड़े बात करना, चलो बात हो गई, आगे बात करेंगे। वो मिलना, समय नहीं मिलना, ये सबसे ज़्यादा जो प्रतिनिधि चुन के आते हैं उनको बहुत हर्ट करता है, क्योंकि वो लोग एक बहुत बड़े वादे वईद करके आते हैं चुनाव जीत कर। जब वो जीत के आते हैं और उनकी वजह से सरकार बनती है, तो मैं समझता हूँ कि उनकी इज्जत सम्मान बहुत होना चाहिए, क्योंकि आदि उनकी मतलब उनकी पॉलिटिक्स का दारोमदार इज्जत पे होता है कि CM उनकी सुनते हैं। जब ये बात अगर मैसेज जाएगा कलेक्टर को, ये बात जाएगा SP को कि यार विधायक की बात को CM सुनते हैं, फ़ोन कर लेते हैं CM को। अब अगर विधायक की वैल्यू ये हो गई कि साहब वो है ना, मतलब उनको CM मिलने का टाइम ही नहीं देते, और टाइम देते हैं तो चलो कर देते हैं।
तो फिर अधिकारी थोड़ी सुनेंगे, और अगर अधिकारी नहीं सुनेंगे तो उसकी सियासत का क्या रह जाएगा। तो सर अगर एटीट्यूड की आई है तो 2023 में भी जो मध्य प्रदेश की सत्ता है, अगर कांग्रेस का जो एक बड़ा चेहरा है वो कमलनाथ जी के रूप में देखा जा रहा है, तो क्या लगता है कि एटीट्यूड वापस 2023 में भी नुकसानदेह साबित होगा? देखिए, वो तो एक अलग ही कॉन्टेस्ट होगा। 2023 का कॉन्टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा, आप ये मेरी बात मान लीजिएगा। उसमें ना तो कमलनाथ मैटर कर रहे होंगे और ना ही शिवराज मैटर कर रहे होंगे, क्योंकि शिवराज जी की सरकार भी तो बनी है ना। कहाँ गई उनकी वैल्यूज़, कहाँ गई बीजेपी का वो जो एक उनका अपना एक चाल चलन और चेहरा। अब कांग्रेस के एमएलए तोड़ के, सबको पता है कि एमएलए तोड़ लिए उन्होंने और तोड़ के सरकार बना ली। क्या ज़रूरत थी सरकार बनाने की? अगर आपको अदर वे राउंड जाए तो ये जो इलेक्शन आएगा 2023 में बिल्कुल डिफरेंट कॉन्टेस्ट होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी कटघरे में खड़ी होगी कि तुमने कांग्रेस पार्टी तोड़ के सरकार बनाई थी, फिर कैसे चलाई? अब चलाना पड़ेगा ना। अभी तो कर्जे उधार ले लेके चला रहे हैं, तो कैसे चलाएंगे सरकार? तो अल्टीमेटली इनकी परफॉर्मेंस भी आएगी और साथ स्टिग्मा लगा होगा कि कांग्रेस तोड़ के बनाई हुई थी, अब ये फ्रेश मैंडेट मांग रहा है, तो क्या वो मतलब पब्लिक उसको एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी? इसलिए मेरा मानना है कि 2023 की सियासत बिल्कुल डिफरेंट है। सर किस तरीके से डिफरेंट रहेगी और कांग्रेस की क्या रूपरेखा है, क्या योजनाएं हैं? क्योंकि बीजेपी तो अपनी आने वाले 25 सालों की योजनाएं बना चुकी है कि किस तरीके से 25 सालों तक उसे सत्ता में रहना है। तो कांग्रेस 2023 की अगर बात करें जाए तो क्या रूपरेखा है, क्या योजना है? देखिए, ये तो अब कांग्रेस की रूपरेखा तो कमलनाथ जी बताएंगे कि उनकी क्या रूपरेखा है या उनकी वर्किंग कमेटी में क्या वो तय कर रहा है। लेकिन मैं ये जान सकता हूँ कि मध्य प्रदेश का मतदाता जो होगा वो मध्य प्रदेश का फैसला लेगा अपने हाथ में। बीजेपी अपनी जगह ट्राई करेगी, वो अपने प्लान कर रही है, अपने वो है ना उनका 25 साल का टारगेट लेके चल रही, बिल्कुल चले, सबको डेमोक्रेसी में आगे। लेकिन अब जो है मध्य प्रदेश का मुसलमान, मध्य प्रदेश का आदिवासी, मध्य प्रदेश का दलित भी फैसला करेगा, और जब वो नया फैसला करेंगे तो वो फैसला बिल्कुल मध्य प्रदेश के लिए एक नई राजनीति का उदय होगा। सरकार किसकी बनेगी मैं आज इस स्टेज पे कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये आपको ज़रूर कह सकता हूँ कि 2023 की पॉलिटिक्स डिफरेंट पॉलिटिक्स होगी। सर बात की जाए अगर किसानों की, तो किसान आंदोलन लगातार चल रहा है और जो कांग्रेस है वह भी उसका लगातार समर्थन कर रही है। इसी के चलते जो आने वाले समय में आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो किसान आंदोलन एक बड़ा रूप लेने वाला है, जिसके लिए कीलें बिछाई गई हैं, सारी जो दिल्ली में जो सारी चीज़ें की गई हैं कि दिल्ली आने से रोका जा रहा है, तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए सर, देख के बाकी मतलब द राइट वर्ड है कि देख के रोना आता है कि भारत के ही किसानों के लिए इस तरह का जहन क्यों? अरे भाई वो गलत है। आपकी नज़र से आपके कानून ये कह रहे हैं कि अगर ये कानून तीनों लागू होंगे तो देश के किसानों को ही फ़ायदा होगा, और वो किसान उधर से रो के ये कह रहे हैं या तकलीफ़ में बैठ के ये कह रहे हैं, आज 2 महीने से ऊपर हो गए कि बस साहब हमारे लिए तुम कह रहे हो फ़ायदे का, और हम कह रहे हैं नहीं है हमारे लिए फ़ायदे का। बात करिए, आप उसकी जगह मेखें ठोक रहे हैं, कीलें ठोक रहे हैं, उनकी सड़कें काट रहे हैं, दिल्ली से उनको आने से रोक रहे हैं। क्या आपने मतलब किसी भी डेमोक्रेसी में ये देखा है कि आप अपने खुद के नागरिकों को, अपने ही लोगों को आप दिल्ली जैसे कैपिटल में आने से रोक सकते हैं? तो वो दिल्ली क्यों आना चाहते हैं? वो आपके दरवाजे पे ही आना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली कोई घूमने नहीं आ रहा। और वही गुस्सा था एक सेगमेंट का, जो कि गलत था, तरीका गलत था वो, मगर उस सेगमेंट मतलब उस सेगमेंट के लोगों ने ये गुस्से को अपना जाहिर करा कि अगर तुम हमें रोकोगे तो हम लाल किले पर झंडा फहरा देंगे। और तो ये जो आप देखिए कि ये किधर जा रहा है देश, इतनी बड़ी आबादी को, किसानों को। अब आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि साहब मध्य प्रदेश के किसान तो उस तरह का आंदोलन नहीं कर रहा है, या महाराष्ट्र के तो कर रहे हैं, लेकिन मान लो राजस्थान के नहीं कर रहा है या छत्तीसगढ़ के नहीं कर रहा है। गरीब किसान है, वो 2 महीने अपना राशन पानी 6 महीने का राशन पानी लेके वो है ना सड़कों पे नहीं टाइम गुजार दूँगी, बच्चे भूखे मर जाएंगे। वो रोज़ कमाते हैं, खाते हैं किसान। तो ऐसा नहीं है कि फिर किसान वो किसानों के साथ नहीं जुड़े हुए, वो पंजाब के, हरियाणा के, यूपी के। तो किसान एक समुदाय है, किसान एक जात है, किसान एक सोच है। और मोदी जी किसानों से जिस तरह से बेरहमी से पेश आ रहा है, ये भविष्य में उनके लिए बहुत भारी पड़ा है।
सर लेकिन किसान आंदोलन में एक चीज़ ये रखी गई है कि बीजेपी लगातार कहती है कि कांग्रेस उनके साथ में तो है, समर्थन कर रही है, लेकिन 80% किसान बीजेपी के साथ में हैं। जो किसान वहाँ पर है उसमें कांग्रेस भी शामिल है, जो प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रही है। ये बात ये अब ये तरीका फेल होगा कि कोई भी जो आदमी विपक्ष का रोल प्ले करे तो खालिस्तानी, पाकिस्तानी, है ना, जिहादी और आतंकवादी, इससे अब काम नहीं चलेगा। अगर ये हो रहा है हालात तो कांग्रेस, विपक्ष, लेफ्ट पार्टी, राइट पार्टी, एनआरके, इनको है ना ब्लेम करना। अरे ब्लेम तो आपके दर पर है, आपके डोर स्टेप पे है, आप सरकार में हैं, आपको फेल करना है, आपको पास करना है उस बात को। विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष तो अपनी भूमिका निभाएगा कि वो कह रहा है कि हम किसानों के साथ हैं, इसमें व्हाट्स रॉन्ग, हम किसानों के साथ हैं, इसमें क्या बुराई की बात है? ये विपक्ष करना। अब ये क्या ये अधिकार और ये बात भी छीनना चाहते हैं कि आप ये मत कहिए कि आप किसानों के साथ हैं, तो किधर ले जा रहा हो देश को आप? क्या आप बिल्कुल एक है ना तानाशाही देश खड़ा कर रहा हो कि कोई मतलब है ना सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकता। तो ये मैं समझता हूँ कि किसानों के साथ जो हो रहा है ये समझे भारत को फील हो रहा है कि यार यहाँ हमें बात करने तक की मतलब है ना हमारी औकात ये रह गई कि हम देशवासी हो के हमारे लिए सलाखें ठोक दी गई सड़क। ये दृश्य इनको बहुत भारी पड़ेगा। ये जो कीलें ठोकी है, खंदक की खोदी है, क्या ज़रूरत थी? क्या हमारे पास पहला मिलिट्री फोर्सेस नहीं है? क्या हम बाई फोर्स उनको नहीं हटा सकते? तो ये तो करने के बजाय आप है ना मतलब अजीब से मतलब फार्मूले अपना रहा है कि कहीं सड़कें खोद रहा है, कि कीले लगा रहा है। ये देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य है। राम मंदिर निर्माण को लेकर भी बीजेपी लगातार कह रही है, क्योंकि कांग्रेस का एक नया स्वरूप इस चीज़ में देखने के लिए मिला है, एक नई भूमिका देखने के लिए मिली है राम मंदिर निर्माण में। तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी लगातार कहती है कि कांग्रेस भी अब धीरे धीरे भगवा रंग में रंगते जा रही है। देखिए, राम मंदिर बनना मोदी सरकार के लिए बाएं हाथ का खेल है, ठीक है ना। पैसे की जब वो सरदार पटेल की मूर्ति पे 4000 करोड़ रुपये खर्च कर सकते हैं तो भव्य राम मंदिर बनाने में 2000 करोड़ की या 1000 करोड़ की क्यों नहीं खर्च करते? लेकिन बीजेपी और आरएसएस ये बहुत अपने आप को समझ रहे हैं कि क्योंकि लोग शांत हो गए, समूचा भारत शांत हो गया। ये बात इस भारत की उस भारत की उस ताकत को नहीं कोई पहचान पा रहा है कि जब अदालत से फैसला आ गया तो मस्जिद का डिस्प्यूट कितनी मोहब्बत से ख़त्म। किसी एक आदमी ने ये नहीं कहा कि साहब ये हमारी बाबरी मस्जिद थी। मुसलमानों का मुतालबा था, कोर्ट में लड़े, कोर्ट का फैसला हो गया और कोर्ट ने दे दिया, मुसलमानों ने कोर्ट के फैसले को मान लिया और एक पूरे हिंदू मेजॉरिटी कम्युनिटी को भी एक सुकून मिला कि भाई हमारे मंदिर के मामला जहाँ हम जैसा चाहते थे, जो हमारी भावनाएँ थी, जजेस ने हमारी भावना के तहत हमको ये जगह मिल गई और अब डिस्प्यूट हो गया, उनको 5 एकड़ ज़मीन दे दी, आप अपनी मंदिर बनाइए, हो गया। अब इनको ये आरएसएस को ये समस्या आ रही है कि यार ये तो बहुत शांति से हो गया अब पब्लिक को पॉलिटिकली कैसे इसको इन्वॉल्व करेंगे, ये बड़ा नहीं यार ये हमने कर दिया तो अब उसके लिए चंदा करो। ये सब टोकनिज्म है, क्योंकि वो पब्लिक के बीच में जाकर उस मंदिर इशू को जिंदा रखने के लिए, क्योंकि इलेक्शंस आते ही रहते हैं, आप जानते हैं हिंदुस्तान में कोई ना कोई राज्य में इलेक्शन तो आते ही रहते हैं, तो वो राम मंदिर के इशू को डेलिब्रेट जिंदा रखे हुए हैं चंदे के नाम पे। अदरवाइज मोदी जी के बाएं हाथ का कहने भव्य मंदिर बनाने में उनको क्या दिक्कत है? सर एक आखिरी सवाल कि आप आज इंदौर शहर में हैं, देश के सबसे स्वच्छ शहर में हैं। सर कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके अंदर नगर निगम की गाड़ी के द्वारा या कर्मी जो बुजुर्ग हैं उनसे अमानवीय व्यवहार किया था, जिसको कांग्रेस अब लगातार आगे बढ़ा रही है और कई चीज़ों की मांग कर रही है, क्योंकि शिवराज जी भी अभी रविवार वाले दिन इंदौर शहर में थे, लेकिन उन्होंने इस मामले में सिर्फ कर्मचारियों को निलंबित कर वहीं तक इस जांच को सीमित रहने दिया। लेकिन अब कांग्रेस इस मुद्दे को लगातार उठा रही है और कई बातें, कई मांगे इस मुद्दे को लेकर कर रही है। मेरे ख्याल में उनको मौका मिल गया, क्योंकि जो स्टोरी आप थैंक्स टू मीडिया, इनफैक्ट कि मीडिया ने उस स्टोरी को बढ़ाया कि इस तरह से नगर निगम के लोगों ने गरीबों को, बुजुर्गों को जो फुटपाथों पर रह रहे हैं उनको उठा के शहर के बाहर डाल दिया, एक तरह से कहना चाहिए। तो वो इशू तो बना और वाकई, और वो भी इससे जुड़ गया कि इंदौर नंबर 1 शहर है आज हिंदुस्तान में, तो
साफ़ सफाई के मामले में तो उसकी वजह ये है कि ये जैसे वो ट्रंप आए थे, डोनाल्ड ट्रंप आए थे, तो अहमदाबाद की वो जो बस्ती थी, कच्ची बस्ती के सामने दीवार खड़ी कर दी। तो अल्टीमेटली पूरा उसका भी पूरा किस्सा बना था कि ये भाई आप वो क्यों नहीं देखने देते कि वहाँ पे गरीब भी रहते हैं। तो ये स्वच्छ नहीं होना चाहिए इंदौर कि गरीबों को आप कचरे की तरह साफ़ करके फेंक दें और फिर ये कहें कि हम स्वच्छ हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो गलत है और शिवराज जी को उसके ऊपर सख्ती से वो करना चाहिए। तो कांग्रेस जो मांग कर रही है लगातार, वो सही नहीं, मतलब कांग्रेस पॉलिटिकली कर रही है तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वो सही है इसलिए कि तरीका ये नहीं है। जैसे कि कई मुद्दों को लेकर आज हमने बात करी और सर ने हमें बताया कि मध्य प्रदेश के आखिरकार जो राजनीति थी वो किस तरीके से चली और किस तरीके से गिर गई, क्या क्या वजह रही। साथ ही किसान आंदोलन को लेकर भी कहा कि इस तरीके की जो सरकार की तरफ से जो सारी चीज़ें हो रही है वो नहीं होना चाहिए। ये किसानों के लिए बेहद दुख की बात है। जो भी बातें हैं वो आपसी तालमेल और बैठकर होना चाहिए। अगर किसान कोई मांग कर रहा है तो उसे सुनना चाहिए। इस तरीके के तमाम मुद्दों को लेकर आज हमने बात करी। इसी तरीके के साथ KNN न्यूज़ के साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ खुशबू यादव, KNN न्यूज़ इंदौर।